लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी या एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक नोट लिखा है, 2 पॉइंट लिखा था पहले से। अच्छा हाँ, चौथा पॉइंट लिखेंगे। हाँ, नोट के बाद चौथा पॉइंट। नहीं, इट इज क्लियर दैट वो लिमिटेशन या एक्सेप्शन लिख रहे थे, तो उसका चौथा पॉइंट लिखेंगे। इट इज क्लियर दैट octet rule is based upon चौथा पॉइंट लिखेंगे उसी में। इट इज क्लियर दैट octet rule is based upon the chemical inertness inertness of octet rule is based upon the chemical inertness of noble gases. However, some noble gases अब ब्रेक में हैं xenon and krypton, xenon 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 and krypton krypton all ब्रैकेट बंद कर देंगे। also combine with oxygen and fluorine to form a number of compounds XeF2 number of compounds like XeF2, KrF2, XeOF2, XeF4 etc. बनाते हैं। अगर अब ऑक्टेट रूल तो बेस है कि ऑक्टेट रूल इस बात पर बेस है कि नोबेल गैस की तरह हर एलिमेंट चाहता है कि नोबेल गैस की तरह स्टेबल हो जाए। यानी नोबेल गैस क्या होती है? इनर्ट है, किसी से रिएक्शन नहीं करती। लेकिन 2 नोबेल गैस ऐसी हैं जो रिएक्शन कर रही, कंपाउंड बना रही। तो फिर ये ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं। इसका मतलब ये यहाँ भी गड़बड़ी हो गई। जब उस पर जिस पर बेस है वही गड़बड़ी कर रहा, जिस पर आधारित है, नोबेल गैस पे आधारित है, ये बेस है रूल। अब वहाँ नोबेल गैस ही गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि नोबेल गैस जो है रिएक्शन नहीं करती हैं, स्टेबल है। जबकि 2 नोबेल गैस क्या करती हैं? रिएक्शन कर जाती हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, और ये कंपाउंड बना लेती हैं, जाकर। तो ये भी एक गड़बड़ी होगी। अगला पॉइंट लिखेंगे, दिस थ्योरी और रूल does not account for the shape of molecules. Does not account for the shape of molecules. तो मॉलिक्यूल के शेप के लिए भी ये थ्योरी या रूल जो है जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी शेप के बारे में भी नहीं बता रहा कुछ कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, क्या होगा जाकर। अगला पॉइंट, दिस रूल डज नॉट एक्सप्लेन द relative stability of the this rule does not explain the relative
stability of the molecules, relative stability of the molecules being totally silent upon, being totally silent about the, being totally silent about the, totally silent about the energy of a molecule, totally silent about the energy of a molecule, energy of a molecule. तो मॉलिक्यूल की रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी, कौन सा ज़्यादा, कौन मॉलिक्यूल कम स्टेबल, कौन सा ज़्यादा स्टेबल, जैसा कहते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी, उसकी भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी के बारे में टोटली साइलेंट है। किस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, जो ज़्यादा एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहा, यानी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं करता जाएगा। तो ये इस थ्योरी के ड्रॉबैक हैं, ये ड्रॉबैक हैं, ये लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, कम एक्सेप्शन है। अब हेड पढ़े डालेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के टाइप, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड तीन तरीके के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहली हेडिंग डालेंगे आयनिक बॉन्ड, या इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, यही पहचान है इसकी। ये कैसे बनता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है दूसरा वाला, ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग, साझे से बनता है, लेकिन ये जो है बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाएगा, एक एटम से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। तो लिखेंगे द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द bond which is formed by the transfer of electrons, formed by the transfer of electrons, transfer of electrons is called ionic bond or electrovalent bond, is called ionic bond or electrovalent bond, ionic bond or electrovalent bond। नेक्स्ट पर लेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द formation of ionic bond, number of electron transferred during the formation of electrovalent bond is called, during the transfer of electrovalent bond is called electrovalency,
is called electrovalency. Electrovalency. जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे कुछ, पहला है फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का बनना, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो जैसे आप जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, 281, और क्लोरीन का है 17, 287। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ये बनाते हैं, ऐसे कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर, ये कहलाता है लुईस। अब सोडियम भी स्टेबल होना चाह रहा है, तो 7 लेना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना, अब इसको 1 चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो जब ट्रांसफ़र कर देगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम ने चूँकि इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम पर प्लस चार्ज, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया उस पर माइनस चार्ज। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा, और ये अट्रैक्शन फोर्स से ही ये दोनों में क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, और ये बन जाएगा कंपाउंड बन जाएगा NaCl बन जाएगा। जैसे दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ Na2O ले लें, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का तो बताया कि सोडियम का होता है 11, 281, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 26। तो एक सोडियम इधर बना दीजिए और एक सोडियम इधर, बीच में ऑक्सीजन ले लीजिए। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों सोडियम 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसको, इसका सोडियम ये दे देगा, इसका दे देगा 1-1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी पूरे हो जाएंगे, तो ये इधर आ जाएगा तो इधर आ जाएंगे, ये ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1 सोडियम ये हो गया प्लस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, और इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, बन जाएगा Na2O बन जाएगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑक्सीजन की 2 हो जाएगी, सोडियम की 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, ट्रांसफर तो 2 हो रहे हैं लेकिन अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पर 1 ही रहेगी इलेक्ट्रोवैलेंसी। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले ली ना, एक इधर से ले लिया एक इधर से ले लिया, इसलिए ऑक्सीजन पर 2 माइनस आ गया। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 का बनना। मैग्नीशियम का है 12, 2, 8, 2, और क्लोरीन का होता है 17, 2, 8, 7। 2 क्लोरीन है यहाँ पर, तो चाहे तो ऐसे लिख सकते हो आप, मैग्नीशियम लिख लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, क्लोरीन को ऊपर नीचे लिख लिया, ऐसे ऐसे करके लिख लिया आप।
ये हो गया। अब क्लोरीन को दो, एक क्लोरीन को एक चाहिए तो एक एक इसको ट्रांसफर करेगा, ये एक इसको ट्रांसफर करेगा जाकर। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मैग्नीशियम के प्लस 2 आ जाएगा जाकर। और इधर क्लोरीन पर जैसे एक क्लोरीन ये माइनस हो गया, एक क्लोरीन ये माइनस हो गया, तो ये दोनों इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और बन जाएगा MgCl2। MgCl2 बन जाएगा जाकर। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, MgO। तो अभी हम लोग देख ही चुके हैं कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6। तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए अपने पूरा करने लिए, ऑक्टेट। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, ये इसको ये इसको। तो Mg पर 2 प्लस का चार्ज और ऑक्सीजन पर 2 माइनस का चार्ज, तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और बन जाएगा MgO। MgO। अब इनको आप बना लीजिएगा, ऐसे बनेंगे वो उनको सबको, बाकी इनको बना लेना अपने आप। जैसे NaCl बना वैसे KCl बन जाएगा, जैसे MgCl2 बना वैसे CaCl2। अब इसके बाद लिखें कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनने की शर्तें, कंडीशन। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहली शर्त क्या है, when the difference of electronegativities of two atoms is more than 1.7, then ionic bond is formed between them. Ionic bond is formed between them. तो अगर 2 एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है, मतलब 2 एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है, जैसे
एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान ली एटम ए, इसकी एक्स ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, दूसरे की बी हो गई। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो अगर ए 1.7 से ज़्यादा आ रहा है तो समझ लो इन ए और बी के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर 1.7 से ज़्यादा अगर आ रहा है तो ए और बी के बीच जो है आयनिक बॉन्ड बनेगा। यहाँ एक्स से क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और एक्स भी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। और ये डिफरेंस हो गया दोनों का। तो अगर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से अगर ज़्यादा है तो उनके बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा जाकर, आयनिक बॉन्ड बनेगा जाकर। अगला पॉइंट लिख लेंगे, when an element of low ionization enthalpy, an element of low ionization enthalpy combines with an element of very high negative value of electron gain enthalpy, very high negative value of electron gain enthalpy, very high negative value of electron gain enthalpy, then ionic bond is formed between them. Then ionic bond is formed between them. Ionic bond is formed between them. तो अगर एक एलिमेंट जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, लो है, और किसके साथ कंबाइन कर रहा है, ऐसे एलिमेंट के साथ जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है, तो अगर कंबाइन कर रहे हैं तो उनके बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। जैसे NaCl है तो Na की जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होती है और Cl की सबसे ज़्यादा ही होती है। हमने लिखा है आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा Cl की होती है, क्लोरीन की होती है जाकर हो जाएगी। तो अगर इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा जाकर। अगला पढ़ेंगे, when a strong electropositive element, when a strong electropositive element combines with a strong electronegative element, combines with a strong electronegative element, combines with a strong electronegative element, then ionic bond is formed between them. Then ionic bond is formed between them. Ionic bond is formed between them. एक और पॉइंट लिखेंगे, when a strong metal combines with a strong non-metal, combines with a strong non-metal, then combined with a strong non-metal, then ionic bond is formed between them. Then ionic bond is formed between them. तो देखिए ये तीनों पॉइंट का मतलब एक ही है जो भी हमने लिखाया है। तीन मतलब पॉइंट है, दो एलिमेंट हैं
तो जैसे दो एलिमेंट हैं ए और बी, इनके बीच आयनिक बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ए वाला है इसके पास क्या होगा जाकर, तीन कंडीशन होंगी। एक होगा लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एक तो बात हो जाएगी। दूसरे स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह सकते हैं, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी, वो जाहिर बात आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसे स्ट्रांग इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहेंगे, बात एक ही है। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दें उन्हें क्या कहते हैं, मेटल, स्ट्रांग मेटल, वो स्ट्रांग मेटल हो जाएंगे जाकर। और जो दूसरा वाला यहाँ पर बी वाला है, ये जो बी है, इसमें क्या होगा, इसकी हाई वैल्यू ऑफ, हाई निगेटिव वैल्यू ऑफ, निगेटिव, केवल हाई वैल्यू भी कह सकते हैं, हाई निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या ऐसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं गलत। और स्ट्रांग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो निगेटिव, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। और आप क्या कह सकते हो, स्ट्रांग नॉन मेटल, स्ट्रांग नॉन मेटल। तो तीनों कंडीशन है ये, कि अगर एक एलिमेंट जो है ऐसा है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, अब वो कंबाइन कर रहा है एक ऐसे एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है, तो उनके बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा। या हम कह सकते हैं एक एलिमेंट ऐसा है जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और दूसरा एलिमेंट स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कंबाइन कर रहे हैं तो उनके बीच आयनिक बॉन्ड बनेंगे। या हम ये कह सकते हैं एक एलिमेंट स्ट्रांग मेटल है, दूसरी स्ट्रांग नॉन मेटल है, तो उनके बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब हेड डालेंगे आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। Ionic compounds are electrovalent compounds. Ionic compounds are electrovalent compounds. Ionic compounds are electrovalent compounds. तो लिखेंगे the compounds which have ionic bond or electrovalent bond, compounds which have ionic bond or electrovalent bond, ionic bond or electrovalent bond are called, ionic bond or electrovalent bond are called ionic compounds, are called ionic compound. तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उन्हें कहा जाएगा आयनिक कंपाउंड। जैसे अभी हमने सारे एग्जाम्पल लिखा है आपको, NaCl है, Na2O, MgCl2, MgO, KCl, CaCl2, CaO, K2O, और भी बहुत से हो जाएंगे। यानी जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा वो सारे कंपाउंड कहलाएंगे आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे, वो आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। अब है डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक, खास मतलब खास कैरेक्टर। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ
मेड अप ऑफ आयंस, मेड अप ऑफ आयंस। आयनिक कंपाउंड जो हैं वो आयन से मिलकर बने होते हैं, आयंस, आयन से मिलकर बने होते हैं। जैसे ए आयन, बी आयन, ये आयन जरूर होंगे इनके अंदर, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, ये दो होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी जा चुका। अगला पॉइंट लेंगे, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, melting point and boiling point of organic compounds is very high। melting point and boiling point of organic, ionic compound, organic लिख दिया। melting point and boiling point of ionic compound is very high, very high। अब क्यों होता है आगे ये लिखेंगे, ये पूछा गया। अब देखिए इसके, अब क्या ये आयनिक कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्यों होता है? देखिए अब ये पॉजिटिव निगेटिव हैं, इनके आयन के बीच क्या होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं। अब जब मजबूती से बंधे हैं तो इनको अगर अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी, यानी बहुत हाई टेम्परेचर तब गर्म करना पड़ेगा, तब ये इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो हटेगा, अट्रैक्शन फोर्स रिमूव होगा जाकर है। तो इनको अगर मेल्ट करना है, मेल्ट करने मतलब क्या है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो आयनों के भी लग रहे हैं, इसको खत्म करना है, ओवरकम करना है, खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा, यानी बहुत एनर्जी जरूरत पड़ेगी जाकर, तब ये हटेंगे, क्योंकि स्ट्रांग फोर्स लग रहे हैं, स्ट्रांग फोर्स लग रहे हैं जाकर। तो आगे लिख लेंगे, बिकॉज स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, because strong electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction acts, acts between positive and negative ions, between positive and negative ions। And to overcome this force, and to overcome this force, to overcome this force, large amount of energy, to overcome this force, large amount of energy, large amount of energy is required। to overcome this force, large amount of energy is required। अब देखिए अगला पॉइंट यह है कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। अगर जब तक ये सॉलिड हैं तब तक ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। क्यों? कि जो जब तक सॉलिड हैं ये जैसे बी है प्लस माइनस, सॉलिड के केस में अब ये अभी तो आपस में बंधे हुए हैं बिल्कुल, तो अब आपस में बंधे हैं तो आयनों में तो टूटे नहीं है सॉलिड में, तो जब आयनों में नहीं टूटे हैं तो इनके अंदर करंट ले जाने के लिए कोई है ही नहीं, कोई आयन ही नहीं है या कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो करंट ले जाए। लेकिन अगर इनको गला दीजिए आप, मोल्टेन स्टेट गला दीजिए, जब गलाएंगे तो क्या होगा, ये आयनों में टूट जाएंगे, पिघला दें तो आयनों में टूट जाएंगे। या इनको पानी में घोल दे, एक्वस स्टेट पानी में घोल दीजिए तो अभी ये आयन में टूट जाएंगे, हैं आयन में टूट जाएंगे। तो मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट में तो ये आयन में टूट जाएंगे। अब जब आयन में टूट गए, अब इनके अंदर करंट ले जाने के लिए क्या है, ये फ्री आयन है, चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या है, ये आयन मौजूद है। सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं, सॉलिड स्टेट में तो बंधे रहते हैं, अब कोई है ही नहीं वहाँ, तो चार्ज ले कौन जाए, इसलिए वहाँ पे क्या बैड कंडक्टर है। लेकिन मोल्टेन मतलब गली हुई अवस्था में, और या फिर एक्वस पानी में घोल दें तो क्या होगा, ये आयनों में टूट जाते हैं, और ये आयन क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं, चार्ज ले जाते हैं। तो मोल्टेन और एक्वस स्टेट में क्या हो जाएंगे, ये बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या है, ये बैड कंडक्टर है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इन सॉलिड स्टेट ionic compounds are bad conductor of electricity,
ionic compounds are bad conductor of electricity. Because bad conductor of electricity, because in solid state, no any free ion is available, no any free ion is available, no any free ion is available to carry the charge, no any free ion is available to carry the charge. अगला पॉइंट लेंगे, in molten state, or aqueous state, aqueous state, ionic compounds are very good conductor of electricity, because in molten or aqueous state, they dissociate into ions. In molten or aqueous state, they dissociate into ions, and these ions carry the charge. These ions carry the charge. These ions carry the charge. Carry the charge. तो सॉलिड स्टेट में तो बैड कंडक्टर होंगे, लेकिन एक्वस या मोल्टन स्टेट में ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, चौथा, हाँ, पांचवा है.
तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। ये क्रिस्टल पॉजिटिव निगेटिव आयन आपस में अरेंज होकर पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनता जाकर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता जाकर है, इसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये स्ट्रक्चर बनता है कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। इस पॉइंट में लिख लेंगे। बना लिया? नहीं, इसी में लिखो अभी। लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स इन द क्रिस्टलाइन स्टेट, आयनिक कंपाउंड्स इन द क्रिस्टलाइन स्टेट, ionic compound in the crystalline state consist of orderly three-dimensional arrangements of cations and anions held together by Coulombic interaction energies, Coulombic interaction energies. This structure is called crystal lattice. This structure is called crystal lattice. अगला पॉइंट लेंगे नेक्स्ट पॉइंट इन आयनिक सॉलिड्स, in ionic solids the sum of the electron gain enthalpy in ionic solids काम लाएंगे the sum of the sum मतलब total sum of the electron gain enthalpy and the ionization enthalpy may be positive, but still the crystal structure gets the stabilized due to the energy released in the formation of the crystal lattice. तो आयनिक सॉलिड में आयनाइजेशन जो है एंथैल्पी है और इलेक्ट्रॉन के इनका टोटल तो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है ताकि मॉलिक्यूल क्या हो, क्रिस्टल लैटिस क्या हो जाए, जो है वो स्टेबलाइज हो जाए। वैसे तो टोटल जो होता है वो एनर्जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन टोटल जो पॉजिटिव आ रहा, जबकि टोटल निगेटिव होना चाहिए। एक्सोथर्मिक में क्या होता है एंथैल्पी चेंज क्या आता है आखिर में निगेटिव आता है, तो टोटल पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन टोटल दोनों का सम तो टोटल हो सकता है, लेकिन एनर्जी फिर भी रिलीज होगी।
एनर्जी जो है वो फिर भी रिलीज होगी जाकर। क्यों? मालिक्यूल जो कंपाउंड है उसे स्टेबलाइज होना है, उसे क्या होना, स्टेबलाइज। स्टेबलाइज तभी होगा जब एनर्जी रिलीज होगी जाकर, एनर्जी जो है रिलीज होगी जाकर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग डालेंगे अगले पॉइंट में, लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। पॉइंट ही है। तो लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं, लिख लेंगे, लेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट, टू कंप्लीटली सेपरेट, completely separate 1 mole of a solid ionic compound, completely separate 1 mole of a solid ionic compound, 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions, 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituent, 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 constituent ions is called lattice enthalpy of ionic compound, is called constituent ions is called lattice enthalpy of ionic compound। तो जैसे एक मोल ये बना हुआ लैटिस स्ट्रक्चर बना, एक मोल पॉजिटिव निगेटिव, अब इसको तोड़ने में, ये जो आयन है इसके, इनको अलग करने में, आयनों को अलग करने में, सॉलिड स्टेट में है भी, अब इसको गैसियस स्टेट में बिल्कुल आयनों को अलग करने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, एक एक आयन को अलग करने में, तोड़ने में जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जाकर उसे कहा, हाँ, डायरेक्ट गैस में तो जितनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी वो कहलाएगी लैटिस एनर्जी। हाँ, ज़्यादा होता ही इनका वैसे भी। तो बाकी इसको फिर कल डिटेल में पढ़ेंगे।